हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे हम जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान से संबंधित आपका इस वीडियो में बात करेंगे जो भौतिक विज्ञान है आपका, उससे संबंधित आपके टॉप 25 एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, व्याख्या सहित, यानी कि आपका 25 क्वेश्चन को देखने के बाद लगभग मान चलो आपका 100 क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखना, और ये आपके जितने भी एग्जाम है, वनडे एग्जाम, सभी के लिए आपका वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश वर्ष जो आपका इकाई है, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दूरी का, समय का, आयु का या आपका प्रकाश की तीव्रता का। तो दोस्तों, जो प्रकाश वर्ष है वो आपका दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, यानी कि दूरी की इकाई होती है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और प्रकाश वर्ष आपका होता क्या है, यानी कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी होती है वो आपकी प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, और आपका जो एक प्रकाश वर्ष होता है, इसमें आपके 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर आपके होते हैं। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। तो आपके ऑप्शन है 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर या आपका 201 लीटर। तो दोस्तों, तेल का जो एक बैरल होता है वो आपका 159 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों पहले जो होता था आपका तेल की मात्रा वो आपकी बैरल में मापी जाती थी, लेकिन अब क्या होता है आपका, अब आपकी घन मीटर में मापी जाती है। ठीक है, तेल की मात्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का आपका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके 4 ऑप्शन है, ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट और आपका सोनार। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सोनार। ठीक है, सोनार द्वारा आपका महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति पता की जाती है। और दोस्तों 3 ऑप्शन आपके यहाँ पे और हैं, ऑडियोमीटर, तो ये किस काम आता है आपका, ये आपका ध्वनि की तीव्रता मापने काम आता है। दोस्तों, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन मिल जाता है आपके एग्जाम में, ये आपको सारे याद होने चाहिए, लगभग आपको 40-50 याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का क्या मापा जाता है आपका, इसके द्वारा आपकी विद्युत धारा की प्रबलता मापी जाती है। ठीक है, अगला आपका सेक्सटेंट, इसके द्वारा क्या मापा जाता है आपका, किसी भी ऊंचाई को मापने वाला एक आपका यंत्र होता है। ठीक है, ये आपको 4 हो गए, यानी कि इस क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन इसमें आपके कवर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या होता है आपका। ऑप्शन है आपका स्थिरता का नियम, गति का जड़त्व, जड़त्वाघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण। तो दोस्तों, इसमें जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, स्थिरता का नियम, या आप इसको विराम जड़त्व बोल सकते हो। ठीक है, अगर दोस्तों आपके सामने ये ऑप्शन नहीं होता, दूसरा ऑप्शन नहीं होता, दिया होता न्यूटन का गति का प्रथम नियम, तो आपका वो आंसर इसमें करेक्ट हो जाता। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, आपने देखा वो ट्रेन हो या बस हो जब चलते हैं आप, ठीक है, जब आपका बस बंद हो, उसमें चलना स्टार्ट करती है मतलब अचानक, तो उसमें बैठा हुआ यात्री होता है उसका सिर पीछे को झुक जाता है। ठीक है, वो क्यों झुकता है, वो आपका विराम जड़त्व के कारण वो झुकता है। ठीक है, अगर ऐसा हो जैसे ट्रेन हो या आपकी बस हो, ठीक है, मत चल रही हो आपकी, तो अचानक वो रुक जाती है, तो यात्री का जो आपका आगे को झुक जाता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, कभी आपने महसूस किया होगा ऐसा, तो वो क्यों होता है, वो आपका गति का जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, और जो जड़त्व का नियम होता है ये आपको न्यूटन का प्रथम नियम होता है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। और दोस्तों, इसका डेफिनेशन क्या होती है आपकी, या आप कह सकते हो जड़त्व का नियम। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। कैसे, जब चलना प्रारंभ करती है तो वो होता है आपका विराम जड़त्व के कारण। ठीक है, और आपका चल के बंद होती है तो होता है आपका गति का जड़त्व के कारण। तो दोस्तों, गति का जो प्रथम नियम होता है इसमें क्या आपको बोलता है आपका कि कोई वस्तु है आपकी, या तो विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी, और या आपको एक समान वेग से गति कर रही है तो गति करती रहेगी, तब तक करती रहेगी जब तक उसको कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए, तो वही आपका न्यूटन का गति का प्रथम नियम होता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल होते हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका
कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, या आपका बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, और जो घर्षण बल आपका होता क्या है, इसमें दोस्तों क्या होता है आपका कि संपर्क में रखी जो अगर दो वस्तु रखी हुई हैं, ठीक है, तो उसके मध्य एक बल कार्य करता है जो गति करने में उसका वस्तु का विरोध करता है, वही आपका घर्षण बल होता है। और इसकी जो दिशा होती है आपकी घर्षण बल की, दिशा सदैव वस्तु की गति के विपरीत दिशा होती है, गति की दिशा के विपरीत होती है। और यहाँ पे दोस्तों आप कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे कि आपका मान लो सड़क पर केले का छिलका पड़ा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे जो इंसान नहीं फिसलता है वो आपका घर्षण बल के कारण ही नहीं फिसलता है, ठीक है। और एक मनुष्य जो होता है वो खड़ा होना या चलना उसका वो घर्षण बल के कारण होता है, ठीक है। और देखा होगा आपने जो गाड़ी चलती है रोड पे, वो भी आपकी घर्षण बल के कारण उनके पहिए नहीं फिसलते हैं। ये सब एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। अगला आपका कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, तो आपके ऑप्शन है द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब या आपका गुरुत्व। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपका पृष्ठ तनाव होगा, ठीक है, यानी पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंद की आकृति जो होती है आपकी गोलाकार होती है। अगला आपका कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। यानी दोस्तों जब वस्तु की मात्रा बदल जाती है तो जो आपका घनत्व होता है उसमें आपका कोई परिवर्तन नहीं होता है। और घनत्व क्या होता है आपका, ये घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटे आपका आयतन, यानी घनत्व जो आपका आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, यानी घनत्व आपका डी होता है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका आयतन, यानी डी, ठीक है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना है, एग्जाम में आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस या आपका -8 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों जो पानी घनत्व होता है वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है, यानी कि आपका होता है लगभग 3.98 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। 4 ही आपका ऑप्शन में आता है, इसमें मैक्सिमम होता है, या आप कह सकते हो उसको 270 डिग्री केल्विन, ठीक है। उसमें 270 ऐड कर देंगे तो आपका केल्विन में आप निकल के आ जाएगी वैल्यू। और दोस्तों आपका 4 डिग्री सेल्सियस घनत्व आपका सर्वाधिक होता है, लेकिन जो आपका आयतन होता है वो आपका न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। मतलब इसके ऊपर जाने पे आपका आयतन बढ़ता है और 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाने पे आपका ज़्यादा होने पे आपका घनत्व जो आपका घटता जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि मरने के बाद, ये सॉरी और गलत हो गया, ये मथने के बाद है, ठीक है, यानी कि मथने के बाद आपका क्रीम का दूध से पृथक हो जाने के कारण है। तो आपको 4 ऑप्शन है, गुरुत्वाकर्षण बल, संसंजक बल, अपकेंद्रीय बल या आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपका अपकेंद्रीय बल हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। और दोस्तों ये आपका अपकेंद्रीय बल होता क्या है पहले थोड़ा समझ लीजिए। तो दोस्तों आपने कभी देखा होगा जब आप गाड़ी से ट्रेवल करते हैं तो जब कोई मोड़ आता है, ठीक है, वहाँ पर जब गाड़ी को मोड़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप गाड़ी से नीचे गिर जाओगे, लगता नहीं लगता है। तो अगर आपकी खिड़की खोल दी जाए तो आप गाड़ी से वाकई में नीचे गिर जाओगे। तो वही जो होता है बल आपका, वही आपका अपकेंद्रीय बल होता है, यानी कि केंद्र से बाहर क्यों लगता है बल आपका, ठीक है, यही आपका अपकेंद्रीय बल होता है, केंद्र से बाहर क्यों लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक आपको होता है अभिकेंद्रीय बल, ये क्या होता है आपका, जैसे देखिए आपका वृत्ताकार है आपका, अगर यहाँ से आपको कोई अब लैटू वगैरह कुछ भी आप घुमाते हो इस तरह से आपके केंद्र में, ठीक है, इस तरह से घुमाते हो आप, तो इससे बाहर से अब जो आपका अंदर की तरफ एक बल कार्य करता है, ठीक है, यही जो बल होता है आपका वो अभिकेंद्रीय बल होता है आपका। जैसे आपने देखा होगा कि जब मौत के कुएं में आप गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, आपका मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो सभी आपका अभिकेंद्रीय बल पर ही आधारित होती है, ठीक है। और ये ध्यान रखना आपका अपकेंद्रीय बल में क्या था, केंद्र से बाहर क्यों लगता था बल, इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका बाहर से केंद्र क्यों लगता है, ठीक है।
अगला आपका कि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र जल नमकीन होता है, समुद्र जल नमकीन होता है, दोनों एक ऑप्शन हो गया आपका। यहाँ पर गहरा होगा आपका, समुद्र जल गहरा होता है। समुद्र जल भारी होता है, समुद्र जल हल्का होता है। तो दोस्तों जिसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा कि समुद्र जल नमकीन होता है, और यही कारण है आपका समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आपका आसान होता है। ठीक है। अगला आपका कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, ऑप्शन है आपका हीरे में, पानी में, निर्वात में, या आपका हाइड्रोजन में। तो दोस्तों जो प्रकाश का वेग होता है वो आपका निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कितना होता है इसमें आपका? इसमें होता है आपका 2.99 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना होता है आपका। ये भी आपके एग्जाम पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश का वेग आपका कितना होता है। और दोस्तों प्रकाश का वेग जो आपका माध्यम के अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है। अगर माध्यम का आपका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, ठीक है, तो जो आपका प्रकाश का वेग है वो आपका कम होगा। ठीक है, आप ध्यान रखना है। अगर आपका प्रकाश का वेग ज़्यादा होगा तो आपका माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा। ठीक है, यानी आपका ये आपका कम हुआ तो आपका प्रकाश का वेग जो आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो। अगला आपका मरीचिका का बनना उदाहरण है। आपके ऑप्शन है अपवर्तन का, परिक्षेपण का, कुल आंतरिक परावर्तन का, या आपका विवर्तन का। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसमें आपका सही हो जाएगा, कुल आंतरिक परावर्तन का। जो मरीचिका का बनना होता है वो आपका कुल आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल होता है। और दोस्तों इसके कुछ और एग्जाम्पल आपके होते हैं, जैसे कि आपका एक तो आपका मरीचिका का बनना हो गया, जैसे आपका हीरे का चमकना, ठीक है, और दूसरा आपका जैसे कांच का चटका हुआ भाग जो होता है वो चमकता है आपका, चटका हुआ भाग का चमकना। और आपके एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि पानी में जो परखंडी पड़ी होती है वो चमकती है आपकी, परखंडी का चमकना। दोस्तों यहाँ से आपके जो चैप्टर आपका लाइट है, प्रकाश, यहाँ से आपका एक दो क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए थोड़ा आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है। और दोस्तों जो आपका प्रकाशीय तंतु होता है ये भी आपका कुल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इतना हो गया आपका। और दोस्तों जो कुल आंतरिक परावर्तन है इसके लिए आपके दो कंडीशन होनी जरूरी है इस क्रिया के लिए। कौन कौन सी? एक तो जो आपका पहली कि जो आपका आपतन कोण का मान है, ठीक है, वो आपका क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है आपकी? जो आपका प्रकाश है वो आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, माध्यम में जा रहा हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। तो आपके ऑप्शन है फोटोग्राफी, होलोग्राफी, रेडियोग्राफी, आपका ऑडियोग्राफी। तो दोस्तों त्रिविमीय चित्र लेने के लिए जो आपका प्रयोग किया जाता है वो आपका होलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा? आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से, आपका वेग से। तो दोस्तों प्रकाश का जो रंग है वो आपका तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के किसके कारण? विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, या आपका प्रकीर्णन के कारण। तो दोस्तों आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है वो आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसके कुछ आपके एग्जाम्पल और होते हैं, जैसे कि समुद्र का पानी का नीला दिखाई देना, ठीक है, प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जो पानी है वो आपका प्रकीर्णन के कारण ही आपका नीला दिखाई देता है। ठीक है। और आपका एग्जाम्पल है जैसे कि जब आपका सूरज निकलता है और छिपता है, सूरज के उगते व डूबते समय लाल दिखाई देना, ये भी आपका प्रकीर्णन के कारण होता है।
ठीक है, ये आपके 3 एग्जाम्पल इसके हो गए। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, जो एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका, कि सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, आपका कौन से रंग का होता है। तो दोस्तों सबसे अधिक प्रकीर्णन जो आपका होता है वो होता है आपका बैंगनी रंग का, ठीक है। और जो सबसे कम क्वेश्चन होता है आपका, वो आपको होता है लाल रंग में, ठीक है। और जो प्रकीर्णन जो है आपका ये तरंग दैर्घ्य का उल्टा होता है, ठीक है। यानी सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है बैंगनी रंग में, और जो तरंग दैर्घ्य होती है सबसे कम वो आपकी बैंगनी रंग में होती है। तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है बैंगनी रंग की, ठीक है। और जो लाल रंग की होती है तरंग दैर्घ्य, ये आपकी सबसे अधिक होती है। यानी कि अगर आपका प्रकीर्णन अधिक होगा तो आपकी तरंग दैर्घ्य कम होगी, ठीक है। तरंग दैर्घ्य अधिक होगी तो आपका प्रकीर्णन कम होगा। ये आपका हो गया इसमें। अगला आपका कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो दाढ़ी बनाने में जो काम होता है वो आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके और कुछ एग्जाम्पल होते हैं दर्पण के। एक तो आपको दाढ़ी बनाने में यूज होता है आपका, एक आपको होता है जैसे जो डॉक्टर होते हैं आपके आँख कान नाक के, उनके डॉक्टरों के द्वारा भी आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक तो आपका ये हो गया। और आपके क्या होता है एग्जाम्पल इसके, कि जो गाड़ी की आपके हेडलाइट होती हैं और आपकी सर्च लाइट में भी आपका अवतल दर्पण का, सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और एक आपका जो सोलर कुकर होता है उसमें भी आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये आपके 4 एग्जाम्पल इसके हो गए आपके दर्पण के। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, कि कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है। तो आपके ऑप्शन है उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, या आपका समतल दर्पण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। यानी जो कार के पीछे आपका शीशा लगा होता है यातायात देखने के लिए, कार के सामने बगल में ड्राइवर के, वो आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है उसमें, ठीक है। और एक आपका होता है इसमें दूसरा, जो सड़क में आपके परावर्तक लैंप लगी होती है उसमें भी आपके उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपकी कितनी होती है। तो आपका ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, या आपका 15 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो आप सबको पता ही होगा कि जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो आपकी 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। यानी कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए एक इंसान मतलब कोई चीज़ को आराम से आपको पढ़ सकता है, ठीक है, देख सकता है। अगला आपका, कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, या आपका 10 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस। अगला आपका, कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि उसके चारों तरफ रखे हैं, वाष्पीकरण दर तेज हो जाती है, हवा में नमी कम रहती है, तापमान ऊंचा रहता है, या आपका आकाश साफ नहीं होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, कि तेज हवा वाली रात्रियों में जो आपकी वाष्पीकरण दर तेज हो जाती है, इसी कारण आपका ओस नहीं बन पाती है। अगला आपका, कि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक घट जाता है, भोजन कम उष्मा लेता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रेशर कुकर में जो होता है आपका भोजन कम समय इसलिए पक जाता है आपका क्योंकि जल का क्वथनांक जो होता है आपका वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका, कि ध्वनि का वेग जो होता है आपका अधिकतम होता है। तो ऑप्शन है आपका ठोस में, द्रव्य में, गैस में, या आपका निर्वात में। तो दोस्तों जो ध्वनि का वेग जो होता है वो सबसे ज़्यादा आपको होता है ठोस में। ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा आपका ठोस में होता है, ठीक है। फिर उससे कम आपका द्रव्य में होता है, और उस सबसे कम आपका गैस में होता है, ठीक है। ये आपको सीरीज याद रखनी है, सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर आपका द्रव्य में, और सबसे कम आपका गैस में। तो दोस्तों बात करें जैसे आपका वायु में कितना होता है आपका ध्वनि का वेग, तो इसमें लगभग होता है आपका 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये पूछा गया कई बार आपका, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और जल में कितना होता है? जल में होता है आपका 1493 मीटर पर सेकंड।
और एक आपका आता है लोहा यानी कि ठोस। तो ठोस में कितना होता है आपका, ये होता है लगभग 5,130 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि नाभिकीय रिएक्टर में किसी मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है थोरियम, भारी जल, रेडियम या आपका सादा पानी। तो दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में जो आपका मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है वो आपका एक तो भारी जल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और साथ में आपका ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये आपका न्यूट्रॉनों की गति को बढ़ा देते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है, गति को नियंत्रित रखते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, भारी जल। ठीक है, एक आपका थोरियम होता है और एक आपको होता है प्लूटोनियम, टमाटर आपका। ठीक है, तो इनका दोस्तों प्रयोग किया जाता है इसमें ईंधन के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में। ठीक है, थोरियम और प्लूटोनियम दोनों का। और एक दोस्तों होता है आपका कैडमियम और आपका बोरान की छड़ का। इनका जो प्रयोग किया जाता है आपका नाभिकीय रिएक्टर वो कहाँ किया जाता है, ये आपका विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित रखने के लिए किया जाता है। नियंत्रित रखने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये सारे पॉइंट जो बताए मैंने ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में ये पूछा था कभी कभी कि थोरियम का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, जब पूछा जाता है आपका सारे क्वेश्चन, जो आपकी काम की चीज़ें केवल आपको वही बताई जाएगी, फालतू चीज़ आपको कोई नहीं बताई जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि समुद्र में प्लेवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। तो आपके ऑप्शन है 1/9, 1/10, 1/6 या आपका 1/4। तो दोस्तों समुद्र में प्लेवन करते हुए जो आइसबर्ग होता है उसका कितना भाग समुद्र सतह से ऊपर होता है, तो वो होता है आपका 1/9 भाग। यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, 1/9 भाग। ठीक है, अगला आपका कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन है लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या आपका हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों दूध के घनत्व को आपका लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला देखो आपका हाइड्रोमीटर, तो इससे क्या मापा जाता है आपका, हाइड्रोमीटर से आपका द्रवों की आपेक्षिक घनत्व को नापा जाता है। घनत्व मापने का यंत्र होता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर। अगला आपका बैरोमीटर, तो ये क्या होता है आपका, ये आपका वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र होता है, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र। अगला आपका हाइग्रोमीटर, तो ये क्या होता है आपका, तो इसके द्वारा दोस्तों आपका वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपके 4 पॉइंट क्लियर हो गए। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतना ही। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, जैसे यूपीएससी हो गया आपका, खासकर जैसे आपका आरआरबी एनटीपीसी जो आपका एग्जाम आने वाला है, ठीक है, 15 दिसंबर से, तो उसमें दोस्तों आपको क्या करना है, सामान्य विज्ञान के लिए एक तो आपका लूसेंट की बुक आती है, हिंदी में आती है, इंग्लिश में आती है, जनरल साइंस। ठीक है, एक तो आपको ये बुक पढ़नी है सारी, और साथ ही साथ जो भी हमारी वीडियो मिलेंगे आपको, लगभग आपको हफ्ते में 5 दिन 20 से 25 क्वेश्चन की वीडियो मिलेगी। ठीक है, सामान्य विज्ञान की मिलेगी आपको शाम को 3 बजे, मतलब सोमवार से आपका शुक्रवार तक। तो ये समझिए दोस्तों आपका कम से कम आपके एक हफ्ते में 100 क्वेश्चन हम कवर करा देंगे। ठीक है, मिनिमम 100 क्वेश्चन, अगर 20-20 लेके चलते हैं तो 5 दिन में, जैसे इस वीडियो 25 थे, आपको कभी 25 कभी 20 मिलेंगे, तो 100 क्वेश्चन ये हो गए। साथ में इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, यानी कि आपके एक क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, यानी ये मान चलो आपके लगभग 400 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। ठीक है, एक वीडियो से। और दोस्तों अभी आपके पास लगभग 13 वीक का टाइम आपके पास बाकी आपके एग्जाम होने में। अगर 15 दिसंबर से आपका एग्जाम होता है तो आप लगा लो साहब, तो कितने हो गए आपने 13 हफ्ते में, यानी कि लगभग आपके 5200 क्वेश्चन हम सॉल्व करा देंगे इस तरह से। ठीक है, तो यानी जो क्वेश्चन आप बन सकते हैं उससे बाहर आपका नहीं जाएगा,
एक आध क्वेश्चन जो आता है वो बाहर से आ जाता है, वो उसको कोई नहीं कर पाता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।